चित्रा सिंह ने आकर जगजीत सिंह के जीवन में क्या कमाल किया, आगे की बातचीत सुनिए राजेश बादल जी की जुबानी सिर्फ VNM टीवी पर। देखिए क्या हुआ कि जब ये संघर्ष कर रहे थे तो एक सज्जन थे बॉम्बे में, उनका नाम था देबू दत्ता जी। देबू दत्ता एक बिस्किट कंपनी में काम करते थे, मैनेजर थे, लेकिन उनको भी संगीत का शौक था। अच्छा। और जी, कलकत्ता के रहने वाले थे। और उनके घर में एक जमाना था, आपको याद होगा, रेडियो सिलोन हुआ करता था जी। रेडियो सिलोन श्रीलंका का होता था। और जो विज्ञापन हुआ करते थे उनको जिंगल्स, रेडियो के विज्ञापनों को जिंगल्स किया करते थे, कहते थे। तो वो उनके पास अपना एक पर्सनल स्टूडियो उन्होंने बनाया था। तो वो नई नई आवाजों को मौका देते थे। तो धीरे धीरे देबू दत्ता से जगजीत का संपर्क हुआ, दोस्ती हुई, और कभी कभी ये वहां जाने लगे। देबू दत्ता की जो पत्नी थी वो चित्रा सिंह थी। अच्छा। चित्रा दत्ता थी। चित्रा दत्ता की कहानी ये है कि जब वो 15 साल की थी तो कॉलेज में पढ़ती थी और डांस भी अच्छा करती थी और गाती बहुत अच्छा थी, महीन चिड़िया जैसी आवाज थी। संगीत सीखा कहीं नहीं था, लेकिन आप जानती हैं कि बंगाल में संगीत एक परंपरा है, विधा नहीं है। तो बंगाल में संगीत, जिस घर में संगीत नहीं है समझिए वो बंगाली नहीं, कहीं की विरासत है, उनकी विरासत है। और रविंद्र संगीत वहां का सबसे बड़ा एक आराध्य जैसा स्थान है उसका। तो इन्होंने, देबू दत्ता ने कलकत्ता गए और वहां उन्होंने चित्रा का डांस और गायन सुना। तो उसका पता लगाते लगाते स्कूल के प्रिंसिपल से मिले कि इस लड़की का मुझे पता दीजिए, इस लड़की का मुझे घर वालों का। तो घर गए और उनके माता पिता से कहा कि मैं तो शादी करना चाहता हूँ इससे। अब घर वाले दंग, ये तो 15 साल की लड़की है, अभी कैसे हम शादी करें भाई। और फिर परिचय दिया, कुछ दिन और बीते, लेकिन फिर बाद में सोचा होगा, उस दौर का जो हिंदुस्तान है, देखिए कल्पना कीजिए कि 15-16 साल की उम्र में लड़कियों की शादी एक बड़ी समस्या हो जाती थी। तो शायद उन्होंने सोचा कि लड़का बंगाली, और जबकि 15 साल का अंतर था दोनों की उम्र में। तो उन्होंने सोचा कि लड़का अच्छा एक कंपनी में ऑफिसर है, अपना खुद का कारोबार भी है, कमाता खाता है, और वो जो है इसको चित्रा के लिए बढ़िया लड़का रहेगा, ये बंगाली है, बंगाली संस्कार है, तो आना जाना लगा रहेगा, बंबई में बली रहेगी। तो इस तरह से 15 साल की उम्र में चित्रा की शादी देबू दत्ता के साथ हो गई। और 1 साल बाद 16 साल की उम्र में वो एक बेटी की माँ बन गई, मोनिका दत्ता जिसका नाम था, तो उसकी माँ बन गई। और इन्हीं दिनों फिर देबू दत्ता साहब का चक्कर चल गया अपनी सेक्रेटरी से। अच्छा। तो जब वो 16-17 साल की रही होंगी चित्रा, वो समझ ना पाई, उम्र बहुत कम होती है 16-17 साल की। तो 2-3 साल वो चक्कर चलता रहा। फिर जब वो 20-21 साल की हुई तो फिर देबू दत्ता साहब ने कहा कि देखो भाई, मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। और उन्होंने तलाकनामे पे, एक चित्रा के लिए मतलब एक झटका था। बंगाल से आई हुई लड़की जो उस घर से बाहर निकल के नहीं गई है, 2-3 साल 4 साल की एक बेटी की माँ है, अर्निंग का कोई सोर्स नहीं। तो उस समय नियम ये था कि अलग रहना पड़ता था 1-1.5 साल। तो देबू दत्ता ने एक 1 रूम सेट उनको दिला दिया था। इसी बीच में चूंकि जिंगल जो मैंने आपकी जिक्र किया कि रेडियो के विज्ञापन गाया करते थे, तो उसमें जगजीत भी गाने लगे थे। और चित्रा के और जगजीत के कई लोकप्रिय जिंगल हैं, मतलब बच्चे और बड़े सड़क चलते जिंगल गुनगुनाया करते थे। हमने ये दौर देखा है। रेडियो के विज्ञापन, जो विज्ञापन होते थे, टिनोपाल का और भी कई तरह के थे, डालडा का, सर्फ का, ऐसे कुछ था। तो और मैं आपको बताऊं, चित्रा सिंह स्टार थी, उनको जिंगल क्वीन कहा जाता था। अच्छा। एक जिंगल के उस समय 60 के दशक में उनको मिलते थे
500 रुपए के आसपास, 400 या 500 रुपए, और जगजीत को मिलते थे शायद 50 या 60 रुपए। ये हाल था। हम्म, तो अच्छा, मैं ये बता दूं कि ये उस समय तक सिख थे, अच्छा, और इनका नाम जगजीत नहीं था बचपन से, इनका नाम था जगमोहन सिंह, अच्छा, सरदार जगमोहन सिंह। तो ये अच्छा, पगड़ी धारक, केशधारी सिख, पक्के सिख थे उस समय तक। जी, तो अब क्या हुआ कि चित्रा और देवदत्ता अलग रहने लग गए, तो जगजीत ने उस अलग गृहस्थी बसाने में चित्रा सिंह की बड़ी हेल्प की, जी, और उन्होंने जो है खूब मदद की, जाहिर है निकटता हुई। फिर इसके बाद जो इनका ऑर्केस्ट्रा था, अब चित्रा सिंह के सामने संकट ये था कि घर का खर्च कैसे चलाएं, थोड़ा जी, बहुत तो देवदत्ता से मिल जाता था, लेकिन बाकी क्या करें। तो फिर वो उन्होंने जगजीत के साथ जो साथी थे उनको ज्वाइन कर लिया, और ऑर्केस्ट्रा में स्टेज पर दोनों फिर अपने फिल्मी गीत गाया करते थे, और इस तरह से उनका नजदीकी बढ़ी। जी, अब इसी बीच में एक दिलचस्प, जो एक बहुत क्रांतिकारी मोड़ जो आया, जिन्होंने उन्हें स्टार बनाया, एचएमवी ने उनको एक प्रस्ताव दिया। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि देखिए, पिछला जो आपका रिकॉर्ड था जिसमें दो दो गजलें थी छोटी छोटी, जी, एक छोटा जो था ईपी जो था, आप अब एलपी हम निकालेंगे, और केवल आपका और चित्रा का निकालेंगे। जी, तो मान गए ये लोग, और उसके बाद जब मान गए तो वो रिकॉर्ड जो है रिकॉर्ड हुआ, और दोनों तरफ चित्रा और जगजीत की गजलें थी। उस रिकॉर्ड का नाम था द अनफॉरगेटेबल, जी, जो और बहुत ये मशहूर जी, अनफॉरगेटेबल ऐतिहासिक रिकॉर्ड था, थी। जो जब जारी हुआ तो ऐसा पॉपुलर हुआ, ऐसा पॉपुलर हुआ कि उसने कमाई के और रिकॉर्ड की बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन इसके पीछे एक कहानी मैं और आपको बताता हूं जी, कि आपने देखा होगा कि पुराने जब रिकॉर्ड आया करते थे बड़े, तो उनमें कवर पर उस गायक का, सिंगर का नाम होता, फोटो भी जी, होता था। जैसे मोहम्मद रफी का है तो जी, इवनिंग मूड्स ऑफ मोहम्मद रफी, एंड मेलोडी सॉन्ग्स ऑफ किशोर कुमार, तो जी, किशोर कुमार की फोटो और ये सब होता था। तो अब एचएमवी वाले चाहते थे कि जगजीत को बुलाया और बोले भाई ऐसा है कि बंबई के लोग एक सिख नौजवान को पगड़ी में गाते हुए और उसका रिकॉर्ड तो सुनेंगे, तो हमारा तो रिकॉर्ड बिकेगा ही नहीं। जी, वहां जी, ये धारणा है कि सिख लोगों को क्या गाना, गजल गाना, और वो भी। तो जगजीत से उन्होंने शर्त रखी कि एक काम करिए अ, आप अपने केश दान कर दीजिए, हमें सफाचट हो जाइए, और तब हम वो फोटो रिकॉर्ड पे लगाएंगे। अब जगजीत का जो था वो तो रातों की नींद हराम हो गई। पिताजी सच्चे सिख थे, भाई साहब जी, सच्चे सिख, और वो खुद भी मतलब गुरबानी का पाठ करते हुए बड़े हुए थे। जी, तो अपने आप से लड़ाई, रात रात भर जागते थे। सोना खाना हराम हो गया, क्या करें क्या करें, रिकॉर्ड तो हो गया है, लेकिन अगर नहीं केश दान करते हैं तो फिर ब्रेक नहीं मिलेगा। जी, तो अपने बड़े भाई को चिट्ठी लिखी कि ऐसा है, पिताजी को मनाओ, मुझे ऐसा ऐसा करना पड़ रहा है। तो भाई साहब ने बड़े गुस्से में चिट्ठी लिखी कि जिंदगी पल जाएगी और कोई जरूरत नहीं है बाल बाल उड़ाने की या जी, सिख वेश त्यागने की। तो ये डर गए। अंततः जो इनकी एम्बिशन थी उसने विजय पाई, और एक दिन ये एक हजाम के पास पहुंच गए, सलून में जाके बैठ गए। जी, अब सलून वाला जो जो मुझे जगजीत ने बताया कि ये रोते जाएं और वो इनके बाल काटता जाए। उसने कहा कि बाबू, बिहारी था वो, बिहार में बाबू बड़ा संबोधन का, प्यार भरे संबोधन का वो है। बोले बाबू, अपने घर वालों से पूछ लिया है आप पगड़ी और ये दान कर रहे हो? तो बोले हाँ हाँ पूछ लिया, आप तो काटो। लेकिन वो रोते जा रहे थे। मजहब के प्रतीक जो था वो बहुत आसान नहीं होता है। जी, बिल्कुल। जगजीत ने किया वो। फिर दूसरी चिट्ठी भाई साहब को लिखी कि पिताजी को मना लो। पिताजी मानने को तैयार नहीं। अब ये इसी बीच में ये बाल कटा चुके थे। जी,
तो फिर उन्होंने अंततः लिख ही दिया कि आपका जब पत्र मिला तब तक तो मैं बाल कटा ही चुका था, और देखिए ये हुआ है, रिकॉर्ड छप गया है, बहुत मकबूल हुआ है और बहुत लोकप्रिय हो रहा है, आकाशवाणी पे बजता है, वगैरह-वगैरह। जी। लेकिन पिताजी से तो कुट्टी हो गई, अबोला हो गया, बातचीत अच्छा। बंद हो गई, हुँ, चिट्ठी-पत्री बंद हो गई, पिताजी बहुत नाराज़, 3 दिन तक वो घर में बंद रहे, हुँ। उस वक़्त ये पूरा खाना नहीं खाया उन्होंने। जी, ऐसा उनको लगा कि नाक कटा दी, ऐसा उस वक़्त का ये बिल्कुल, दौर हुआ फिर था, बिल्कुल। नहीं, दूसरा एक कारण ये था कि 3 दिन वो घर में बंद रहे कि देखो मैं सबको सच्चा सिख बिल्कुल। बनने की उपदेश देता हूँ, हुँ, और मेरा बेटा ये कर रहा है। हुँ, खैर चलता रहा। हुँ, इसी बीच में इनका जो ऑर्केस्ट्रा था वो दक्षिण अफ्रीका चला गया। दक्षिण अफ्रीका में परफॉर्मेंस करके 2-3 महीने बाद जब लौटे, हुँ, तो एचएमवी वालों ने बुलाया एक दिन, हुँ, और एचएमवी ने उस समय देखिए मेरा ख्याल है 66-67 का साल रहा होगा, हुँ, तो 80,000 रुपए का एक चेक दिया। अच्छा। बोले साहब आपका रिकॉर्ड है तो हिंदुस्तान में झंडे गाड़ दिए हैं, हुँ, और ये हुँ, रॉयल्टी है उसकी। जी। जगजीत 80,000 रुपए 65-66 में, जब हुँ, लोगों की तनख्वाहें 100-200 रुपए महीने होती थी, 300 रुपए महीने होती थी, ऐसे में 80,000 रुपया। जगजीत, मतलब यहाँ ये दिस वाज़ द टर्निंग पॉइंट। हुँ, 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 तो वहां से फिर जगजीत ने एक उससे एक छोटा सा मकान खरीदा, फ्लैट खरीदा, हुँ, और फिर उन्होंने चित्रा को प्रपोज किया। जी। तो चित्रा को प्रपोज किया, चित्रा मैंने आपको बताया कि छोटी बच्ची के साथ रह रही थी, हाँ, और उन्होंने चित्रा ने मना कर दिया। तो हुँ, ये संभव ही नहीं है, मैं आई एम ऑलरेडी मैरिड, और संभव नहीं है ये। चित्रा, देखिए अब 16-17 साल की उम्र में जिसको ये हादसा जिसके जीवन में हुआ हो, हुँ, फिर दोबारा हादसा नहीं होगा। जी, जब एक बिल्कुल। बंगाली ने दूसरे बंगाली को दुःख दिया, तो ये तो पंजाब का है, बम्बई का रहने वाला है, हुँ, कैसे क्या होगा? एक डर, और उन्होंने, उस दौर की बात भी बहुत अलग थी। जी, बिल्कुल। और हुँ, प्रेम विवाह करना बहुत आसान उस सब ज़माने में नहीं था। जी, जी, जी। तो जगजीत मान गए कि ठीक है भई, नहीं करो। हुँ, जगजीत ने करीब-करीब साल भर तक इंतज़ार किया। ये लोग हुँ, साथ में गाते रहे, इनके शोज़ होने लगे, और इनकी ग़ज़लें लोकप्रिय होने लगीं, लोग पसंद करने लगे। तो फिर जो है इनको फिर 1 साल के बाद जगजीत ने प्रपोज़ किया। तब तक शायद ज़िंदगी की कड़वी सच्चाइयाँ सामने आ चुकी थी। चित्रा भी अंततः महिला थी। सोसाइटी में एक अकेली महिला, और वो भी सुंदर महिला को जी, अकेला रहना मतलब बहुत आसान नहीं होता। और मुझे लगता है कि साल भर में भी उन्होंने जगजीत को भी पहचाना होगा कि ये कैसा आदमी है, कैसा गाता है, भविष्य क्या है, हम जी, दोनों की अगर गृहस्थी चली तो साथ कैसा निभेगा। हुँ, तो वो मान गई। जी, अब मान तो गई, लेकिन उस समय तक पैसा नहीं था, मतलब मैं बताऊँ हुँ, कि संकट ऐसा था। हुँ, तो 27 रुपए में उनकी दोनों की बम्बई के एक छोटे से मंदिर में पंडित जी को बुलाया। हुँ, पंडित जी की दक्षिणा, आधा किलो मिठाई, हुँ, 2 फूल मालाएँ, और कुछ और जो छोटा-मोटा सामान होता है, शादी-ब्याह का हल्दी, कुमकुम जो जी, भी है, रोली वगैरह, हुँ, वो सब, सिंदूर, ये 27 रुपए में साहब 4-5 लोग इकट्ठे हुए। हुँ, उनमें एक भूपेंद्र भी थे, जी, जो गायक थे, हुँ, और भूपेंद्र और मिताली की जोड़ी आपको पता ही है। जी, जी, तो जी, तो वहाँ से फिर इनकी गृहस्थी की शुरुआत हुई। हुँ, गृहस्थी परवान चढ़ी, हुँ, और यहाँ फिर आपके राज्य का प्रवेश होता है जगजीत की ज़िंदगी में। जी, और एक गुजराती फ़िल्म आई थी। हुँ, गुजराती फ़िल्म अ, जो थी, मेरे को अगर ठीक याद है तो अजीत मर्चेंट हुँ, उसके संगीतकार थे। अजीत मर्चेंट ने जगजीत को मौका दिया हुँ, कि आपको गुजराती फ़िल्म, शायद क्या था, पगला लागू रे या ऐसा कुछ नाम, मैं भूल रहा हूँ। हुँ, तो वो उस फ़िल्म में पहली फ़िल्म थी हुँ, जो जगजीत ने, गुजराती फ़िल्म थी जिसमें गाया। जी, जी, और फ़िल्म के गीत आप सुनेंगे कभी तो मिल जाएगा, मैं आपको डिटेल
भेज दूंगा उसका, बहुत मीठे गीत हैं उनके। हम्म, और मेरा ख्याल है उसमें उनके साथ सुमन कल्याणपुर ने गाया था, जी अगर मुझे ठीक याद है तो, क्योंकि पुरानी बातें हो गई हैं अब तो ये याद आ रही हैं। तो वो उससे बहुत लोकप्रिय हुए। अच्छा, एक बात और बता दूं आपको जी जी कि जगजीत, जैसे मैंने कहा था कि वो लड़के लड़कियां भागते थे, तो ये संगीत तो इनके पास एक एडिशनल था। हम्म, ये मूलतः गजल गायक बनने के लिए नहीं गए थे, ये हम्म, एक्टर बनने के लिए गए थे। अच्छा, एक्टर बनने हाँ, का शौक था, जी एक्टर बनने का शौक था, लेकिन सरदार के रूप को एक्टर के रूप में कौन स्वीकार जी करेगा। जी जी बेशक जो हम्म, सरदार नहीं है वो पगड़ी, नकली पगड़ी और नकली दाढ़ी लगा के फिल्मों में हिट हो जाएं, हम्म, लेकिन कोई असली सरदार फिल्मों में लोकप्रिय होगा, ये हम सोच नहीं सकते थे। एक फिल्म जी आई थी अमन, हम्म, राजेंद्र कुमार ने बनाई थी, हम्म, देशभक्ति वाली फिल्म थी। तो उस फिल्म में आप देखेंगी तो एक हरी सी पगड़ी लगाए जगजीत, ओरिजिनल सिख जो थे वो, जब जब केशदान नहीं किया था, उस फिल्म में एक रोल किया था। लेकिन अच्छा जब उन्होंने फिल्म का रोल कर लिया तो फिर उन्हें लगा कि ये हमारे बस की बात नहीं है एक्टिंग। और हम्म, मैं तो जो मैंने बचपन से सीखा है, वहां से फिर वो वापस फिल्मी गीतों के और फिल्मी गायन के लिए लौट आए। जी तो ये एक चैप्टर था जो हम्म, उनके, एक मोड़ था जो उनका यहाँ था। अब यहाँ से उनका जो सिलसिला शुरू होता है, जो आप, एक फिल्मों का, और यहाँ से फिल्म का जब सिलसिला शुरू होता है तो उनकी मतलब शुरुआती फिल्में अच्छी अच्छी थी, काफी अच्छी थी। हम्म, लेकिन मैं एक दो फिल्मों के आपको जिक्र करूंगा। अच्छा, सुभाष घई जो बड़े जाने माने निर्माता निर्देशक हैं, वो भी उसी दौर में साथ पढ़ते थे जालंधर में जगजीत के, अच्छा और अच्छा सुभाष घई भी एक्टर बनना चाहते थे। हम्म, तो कई, मैंने आपको कहा ना कि कई बार आपकी नियत ही आपकी दिशा तय कर देती है। बिल्कुल 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 जी तो जब सुभाष घई भी एक्टर नहीं बन पाए, हम्म, वो भी फिल्म डायरेक्टर बन गए। तो लेकिन सुभाष घई और दोनों की दोस्ती अच्छी निभती रही, और हम्म, दोनों इस तरह से चलते रहे। हम्म, और हम एक दूसरे को जब कभी अवसर मिलेगा तो उसने कहा कि ठीक है, हम तुमसे गाना गीत गवाएंगे। हम्म, और उन्होंने कहा कि जब मुझे कोई ऐसा अवसर आएगा तो मैं आपको जी मौका दिलाऊंगा। हम्म, तो एक फिल्म आई थी बासु जी की, आविष्कार। जी आविष्कार में एक ठुमरी है, बाबुल मोरा नैहर हम्म, छूटो जाए। जी अगर आपने आविष्कार वाली वो ठुमरी, गाया तो बहुत है, केएल जी सहगल साहब ने गाया है इसको, हम्म, बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए, और भी कई गायकों ने उसको अपना सुर दिया है। जी लता जी ने भी गाया है। लेकिन उसमें बासुदा ने जो प्रयोग किया कि हम्म, कहा कि आज तुम दोनों ये ठुमरी गाओगे और रात को स्टूडियो में सोओगे। तो रात को स्टूडियो में सो गए, हम्म, और सुबह 3:30-4 बजे बासुदा ने उठाया उनको हम्म, और कहा कि अभी हम रिकॉर्ड करेंगे। हम्म, तो ये लोग चौंक गए कि अरे घर जाके हम आ जाते 3:30-4 बजे, क्या। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बाद में बताऊंगा कारण, इसका भी रिकॉर्ड करो। जी तो वो ठुमरी बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए रात हम्म, को 3:30-4 बजे सुबह स्टूडियो में सोए और वहां हम्म, रिकॉर्ड की। और हम्म, वो ऐसी अद्भुत ठुमरी है कि आप सुनेंगी तो मतलब आप आंसू भर आते हैं उसको सुन जी के। बिल्कुल तो उस बाद में वासुदा ने बताया कि इसलिए कि हम उसमें तुम्हारी वो आवाज चाहते थे जो रात को जो एकदम सोती हुई आवाज और सो के जागने वाली। अगर आप जी घर पे सोते फिर उठते चाय पीते फिर यहाँ आते तब तक वो आवाज बदल जाती। हम्म, तो वो आवाज चाहते थे, तो वो अद्भुत है वो। सर ये किताब जब मैंने पढ़ी तो सबसे छू लेने वाला जो अध्याय था वो था कि लोगों के घर जाकर उन्हें कवर देना, उनकी जो-जो ज़रूरतें थी वो पूरी करना। मैं आपके शब्दों में इसे सुनना चाहती हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जगजीत की जिंदगी में हुँ, हरदमन सिंह एक भोगल जी, लुधियाना के होते थे, जो साइकिल स्टोर चलाते थे और 100 रुपया महीना हुँ, वो जगजीत को, बेरोजगार जगजीत को भेजते थे 60 के दशक में। जी, जी। तो मैं कहता हूँ कि ये ईश्वर नहीं तो और क्या है। हुँ, हुँ,
सामने जो है उसे लोग बुरा कहते हैं और जिसको देखा ही नहीं उसको खुदा कहते हैं। जी। खुदा को आप महसूस तो करिए, खुदा तो हुँ, आपके पास है। वही खुदा हरदमन सिंह भोगल है, वही ईश्वर हरदमन सिंह भोगल है। तो जगजीत जब सितारे बन गए, हुँ, उनकी गज़लों पे हम अभी आएँगे, जी। तो जब सितारे बन गए तो वो जो है अ, ऐसी स्थिति बनी कि पैसा बरस रहा था, हुँ, शोहरत आसमान पर थी, बुलंदियों की चोटी पर थे वो। तो उनको लेकिन जिन हालातों में उन्होंने संघर्ष किया था, वो उन्होंने कभी भूला नहीं वो, जी, भुलाए जी। नहीं वो। हुँ, तो हुँ, उनके एक दोस्त हैं, दिल्ली में बॉम्बे में रहते हैं अभी, उनका भी अभी भी एक रेस्टोरेंट है और मुझसे उन्होंने बताया कि देखिए क्या हुआ हुँ, कि एक बार उनका फ़ोन आता था संडे को और वो पूछते थे कि भई क्या कर रहे हो? हुँ, तो उनका मैं कि रेस्टोरेंट में बैठा हूँ जी। जी। मारुति 800 थी उस वक़्त उनके पास हुँ, और जगजीत के पास तो गाड़ियों की कतार थी। हुँ, हुँ, तो जगजीत ने कहा कि आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, खाली हो आज? बोले हाँ, हाँ जी। तो हुँ, जगजीत तो जग उस समय चोटी पर थे, जी। तो उनको जगजीत का साथ ही तो वो कहते हैं कि साहब जगजीत आते थे अपने घर से उतर के, उनके हुँ, हाथ में एक बड़ा बैग होता था, खूब बड़ा बैग होता था हुँ, और उस बैग में लिफाफे-लिफाफे भरे होते थे और वो बैठ जाते थे और हुँ, अपनी गज़लें गुनगुनाते थे। बोले मुझे तो ऐसा लगता था कि मुझे तो जन्नत मिल गई, स्वर्ग मिल गया। जी, मेरे जी। बाजू में जगजीत बैठे हुए हैं और वो गज़ल गा रहे हैं और हम जा रहे हैं। उनके हुँ, पास एक लिस्ट होती थी और जी। वो लिस्ट जो है किसी के पास जाते थे कि भई आपका मकान बनना है, हमें सुना है, ये आपके लिए मेरी तरफ से हेल्प है, 1.5 लाख रुपया। उस जी। समय किसी के पास जाते थे कि भई आपके मकान की किस्त जमा नहीं हो पा रही है, ये हुँ, मेरे लिए तरफ से ₹1,00,000 किस्तें जी। सारी भर दीजिए। किसी को पता चला कि ये इनकी बेटी की शादी होनी है, तो हुँ, हेल्प कर दी। ऐसे वो लिफ़ाफ़ों में 25,000, 50,000, 75,000, 1,00,000, 2,00,000 ये सब होते थे। और ये सिलसिला वो कहते हैं कि ऐसा नहीं था कि 1 बार या 2 बार हुआ। ये हुँ, हर संडे को होता था और कई साल चला। आप देखिए सेंटा क्लॉज़ की कहानी आपने सुनी होगी, जी, जी। तो ये एक आधुनिक फरिश्ता सालों तक करोड़ों रुपया बाँट के चला गया और कभी अपने मुँह से सुना नहीं। हुँ, हमने उनकी गज़लें सुनी, लेकिन हमने उनकी ये कहानी ना सुनी। जी। तो ये उनका एक रूप था। हुँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि अब उनकी गज़लों की अगर हम बात करते हैं, तो 2-3 ख़ास बातें उनकी गज़लों की हम करते हैं या कोई और सवाल आपका है तो मैं फिर गज़लों पे आऊँ। एक तो ये अ, क्योंकि ऐसे आपके जी। गुजरात की इतनी कहानियाँ हैं मैं क्या बताऊँ जी, मैं। जी, जी, वो जी। गुजरात के एक सज्जन थे, कच्छ हाँ। के रहने वाले थे और वो हुँ, कच्छ में से गए, वो अपने शहर उनकी बेटी की शादी होनी थी। जी, जी। तो कच्छ में वो उसके लिए चाहते थे कि जगजीत का एक शो हो जाए, तो हाँ, जो हाँ। जगजीत की फीस होगी वो हम दे देंगे, बाकी जी। जो पैसा बचेगा उससे हुँ, हमारी बेटी की शादी हो जाएगी। जी, तो जी। ये गए वहाँ हुँ, जिस किसी के माध्यम से, हुँ, तो वो जगजीत ने पूछा भई कैसे? तो कहा हुँ, साहब ये कच्छ में अपना शो करना चाहते हैं और आपको बुलाना चाहते हैं। जी। उन्होंने ये नहीं बताया कि मेरी बेटी की शादी है और मैं उसमें पैसा बचा। लेकिन हुँ, बातचीत करते-करते जगजीत ने ताड़ लिया हुँ, कि उन्होंने बताया कि बेटी की शादी भी अब करनी है, कई जगह बात-वात चल रही है। तो हुँ, ये समझ गए जगजीत कि ये इसकी वजह से मुझे कच्छ बुलाना चाहते हैं। अब जिस शहर में वो बुलाना चाहते थे, उस हुँ, इलाके में, जगजीत ने मुझे कहा कि यार राजेश अ, उसमें तो इतना पैसा मिलना ही नहीं था, बल्कि जी। ये उल्टा होता कि जितने हुँ, के भजन नहीं हुए, उतने के मंजीरे फूट गए। जी। तो इनको पैसा नहीं मिलना था। हुँ, तो वो बैठे थे ड्राइंग रूम में, वो अंदर गए और वहाँ से एक मिठाई का पैकेट लाए, 2 एक पैकेट में मिठाई थी और एक पैकेट में जो था तो उन्होंने कहा कि ये सब आपकी बेटी के लिए है, मैं आऊँगा, आप चिंता ना करो और जी। आप गाऊँगा। तो वो पैकेट दोनों लेकर के बोले क्या बोले शादी में दे दीजिएगा, बोले नहीं ये अब बेटी की शादी की आप बात कर रहे हो तो ये शगन है, हुँ, आप ले हुँ, जाओ इसको। तो ले गए वो। उन्होंने घर जाके बोला देखा,
तो एक डब्बे में मिठाई थी, दूसरे डब्बे में 2 लाख रुपए थे ओहो! और उनकी बेटी की शादी हो गई। जिनके माध्यम से वो गए थे, उनको जगजीत ने कहा कि मैं जानता था कि इनको पैसे तो मिलने नहीं थे। जी, जी। गुजरात के उस इलाके में वहाँ हिंदी गज़ल या उर्दू गज़ल का उतना बाज़ार नहीं है, तो इनको जी। बड़ा मुश्किल होता। तो एक घटना ये थी उनके इस और ऐसी-ऐसी घटनाएँ अनंत हैं, कितनी हुँ, हुँ। सुनाऊँगा। थोड़ा-सा पारिवारिक जीवन पर भी वापस लौटते हैं चित्रा सिंह के साथ, उनका जो जीवन रहा, फिर बेटे का जन्म हुआ, उसको भी थोड़ा-सा संक्षिप्त में आप बता सकें हमें? देखिए बेटी मोनिका थी, जो पहले पति देबू दत्ता से थी, हुँ, बड़ी होती गई, जगजीत को बहुत चाहती थी और जगजीत भी उसको बेटी जैसा प्यार करते थे और उससे छोटा फिर एक बेटा हुआ विवेक जिसका नाम था। 1900 उसको भी संगीत में बड़ी दिलचस्पी थी जी। और संगीत में ऐसी दिलचस्पी थी कि जगजीत कभी बेसुरे नहीं होते थे हुँ, और जगजीत के गायन में कोई शिकायत नहीं निकाल सकता था, कोई ये गड़बड़ है, हुँ, सुर हुँ, गलत हुँ, लग गया, हुँ, हुँ। ये नहीं कर सकता था। लेकिन बाबू जिसको विवेक का घर का नाम बाबू था, अच्छा। तो लेकिन हाँ, विवेक एक ऐसा उनका बेटा था, जब ये रियाज़ करते थे, अभ्यास करते थे, गाते थे, हुँ, तो कहता था पापा हुँ। इधर गड़बड़ है मामला, अच्छा। इधर आप बेसुरे हो रहे हैं। हुँ, 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 तो ऐसा बेटा जगजीत का था हुँ। और वो बेटा एक रात किसी दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था, 18-19 साल का रहा होगा, 1989 की बात है शायद। हुँ, तो 1989 में वो जा रहा था रात को कि एक्सीडेंट हुआ है, अस्पताल भागो, कोई हुँ, फ़ोन आया। तो हुँ। ये गाड़ी उठा के भागा, जी। रास्ते में वो एक क्रेन से टकरा गया अच्छा। और उसकी डेथ हो गई, स्पॉट पर ही डेथ हो ओह! गई। 19-20 साल का इकलौता लड़का। हुँ, तकलीफ की बात ये नहीं थी मयूरिका जी, हुँ, अगले दिन अखबारों ने छापा कि हुँ, बड़े बाप का बेटा है, शराब पी के नशे में धुत था, गाड़ी चला रहा था, ये था, वो था। हुँ, तो जो मोनिका बड़ी बहन थी, जो पहले देबू दत्ता की बेटी थी, वो मोनिका को बड़ा खराब लगा और हुँ, उसने फिर पूरा इंक्वायरी की हुँ, और तब ये पाया हुँ, उसने करीब-करीब 3 साल खराब किए अपने। हुँ। दिन रात लगी रहती थी कि जी। जैसे आपने देखा होगा कि सड़कों में डिवाइडर जो हुँ, होता है, डिवाइडर के बीच में वो क्रेन जो होती है जो लाइटों का बल्ब बदलने के लिए या रिपेयरिंग करने या सर्विसिंग के लिए खड़ी होती थी। हुँ, उस रात लाइट नहीं थी, तो हुँ। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट जो था बिजली के जो विभाग के लोग थे, उस हुँ, क्रेन को वहीं छोड़ गए थे और अच्छा। अंधेरा था और ये हुँ, तेज रफ्तार से जा रहे थे। हुँ, शराब बिल्कुल नहीं पी हुई थी हुँ। और ये जाके उससे टकरा गया। अच्छा। ये असल कहानी है तो ये और बड़ा और जी। क्या उसके बाद ये आया चिट्ठी ना कोई संदेश जाने वो कौन-सा देश? वो देखिए वो उनका आखिरी शो था। हाँ, आया था उसके बाद हुँ, और कहाँ तुम चले गए। हुँ, वो देहरादून में आखिरी शो हुआ था उनका, जी, जिसमें जी। उन्होंने कहा था कि मेरे स्टूडियो में आएँगे। तो हुँ, देहरादून वो करीब 8 मिनट तक वो यही गाते रहे। उनको विवेक की याद आ रही थी। हुँ, तो वो 8-9 मिनट तक आगे ही नहीं बढ़े। हुँ, वो जाने वो कौन-सा देश कहाँ तुम चले गए, मन में लगाकर ठेस कहाँ तुम चले गए, ना चिट्ठी ना कोई संदेश, यही मुखड़ा ही चलता रहा उनका। हुँ, हुँ, तो वो गाते रहे और फिर उसके बाद उसको गा ना सके। हुँ, उनके सेक्रेटरी जो हैं गुजरात के ही हैं संयोग से वो भी। हुँ, तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि राजेश जी वो बड़ी भारी शाम थी। वो उनका जी, आखिरी परफ़ॉर्मेंस था। हुँ, उसके बाद फिर उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो हुँ, उसमें गाते रहे। तो मैंने जब ये हुँ, किताब लिखी तो सब उसका शीर्षक भी इसीलिए था कि वो अ, उन्होंने यही लिया था। हुँ, लेकिन हुँ, एक मुझे लगता है कि उनके फ़िल्मी गीतों का और उनकी ग़ज़लों का अगर एक कोई हम थोड़ा-सा ज़िक्र करके समाप्त करें इस चर्चा को तो बेहतर होगा। जी, मैंने आपसे कहा था कि उसके पहले तलत महमूद साहब, केएल सहगल साहब, मेहंदी हसन साहब, बेगम अख्तर साहब, जो ग़ज़लें गाते थे, हुँ, उनमें मुझे मेरा अपना ऑब्ज़र्वेशन है कि जी, शायद वो खुद चुनाव जो करते थे, उनका हुँ, दायरा बड़ा उसका फ्रेम उसका बड़ा सीमित था। हुँ, हुँ, वो ब जैसे इश्क या प्रेम पर केंद्रित होता था।
लेकिन यहाँ जगजीत जो है वो खुद गजलों का चुनाव करते थे, और इसलिए आप देखिए कि जितने गायकों को उन्होंने अपनी गजलों में गाया वो ऐसा था कि अद्भुत था। जी, जी। उनके सरोकार जो थे वो उनके समझ में आता था। जैसे अगर आप सुने कि शाहिद मीर का उनकी एक गजल है, ऐ खुदा रेत के सहरा को समंदर कर दे। अगर आप सुनेंगे तो पाएंगे कि क्या उसमें भाव है। जी, जी। एक और है, मंजिल न दे चिराग न दे हौसला तो दे। अब अद्भुत है, राणा शहरी साहब की ये गजल है। कितनी गजलें बताऊं। एक बियॉन्ड टाइम एक एल्बम आया था, बियॉन्ड टाइम का लंदन में रिकॉर्डिंग हुई थी और हिंदुस्तान का पहला डिजिटल एल्बम है वो। जी, जी, जी। उसमें उन्होंने नजीर बाकरी, अब देखिए मैं जो नाम ले रहा हूं आपने शायद ही उनको कहीं गजलों के मामले में सुना हो। हमने सुदर्शन फाकिर, निदा फाजली, बशीर बद्र, गालिब, इनके तो सुना है, जौक या मीर या मजाज, इनको, या साहिर लुधियानवी। लेकिन जो नाम मैं आपको बता रहा हूं ये कभी हाँ, तो नजीर बाकरी साहब ने बियॉन्ड टाइम में एक लिखा था, अपनी आंखों के समंदर में उतर जाने दे। क्या खूबसूरत गजल है। एक और है इसमें, वो राहत इंदौरी साहब की है कि झूठी सच्ची आस पे जीना, कब तक, आखिर कब तक। जी। और एक नजीर बनारसी साहब की एक और इसी एल्बम में है कि ये करें और वो करें, ऐसा करें वैसा करें, जिंदगी 2 दिन की है, 2 दिन में हम क्या क्या करें। ये हमारे और आपके मन की बात है कि हम सोचते हैं यार टाइम नहीं है आजकल हमारे पास, क्या करें। तो एक वो है। एक और है कि आजकल के ज़माने में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है हम लोगों को, अपने ज़िंदगी से मतलब कई जगह-जगह पे हमें समझौते करने पड़ते हैं। तो एक इशरत आफरीन की एक गज़ल है, अपनी आग को ज़िंदा रखना कितना मुश्किल है, पत्थर बीच आईना रखना कितना मुश्किल है। तुमने मंदिर देखे होंगे ये मेरा आंगन है, एक दिया भी जलता रखना कितना मुश्किल है। मतलब अपने आप को बचा के रखना और अपनी चीजों को। तो ये राणा शहरी की एक और गजल है, अगर आपने सुनी हो, कि कोई दोस्त है ना रकीब है तेरा शहर कितना अजीब है। वो जो इश्क था वो जुनून था, ये जो हिज्र है ये नसीब है। मैं किसका चेहरा पढ़ा करूं यहाँ कौन इतना करीब है। मैं किसका चेहरा पढ़ा करूं यहाँ कौन इतना करीब है। यहाँ किसे कहूं मेरे साथ चल, यहाँ सबके सर पे सलीब है। पूरा खजाना है जिंदगी है, जिंदगी की। बिल्कुल बिल्कुल। एक शिव बटालवी का एल्बम कभी आप सुने तो आप याद रखिएगा, उसमें एक बिरहा दा सुल्तान के नाम से है। शिव बटालवी पंजाब के बहुत बेहतरीन लोक शैली में लिखने वाले थे। तो कम एलाइव नाम का एक एल्बम आया था, उस कम एलाइव में उन्होंने लिखा था कि मेरी तन्हाई हो मुझको लगा लो अपने सीने से, कि मुक्ता गया हूं इस तरह रो रो के जीने से। ये आधी रात है कि चूड़ियां सी क्या खनकती हैं, ये जंजीरें हैं। बहुत अद्भुत है। मतलब आप पूरी गजल वो सुन नहीं सकती हैं। जी जी सर, आपकी पसंदीदा कौन सी सबसे ज्यादा पसंदीदा है आपकी? मैं जगजीत के मामले में कैसे कहूँ साहब, जगजीत के मामले में तो कोई एक आपको गजल कह ही नहीं सकते, लेकिन क्या बताऊं मैं आप। हाँ, ये एक जरूर है, एक जो मैं अक्सर उनको है कि किसने लिखा मुझे नहीं अभी एकदम तुरंत याद आ रहा है, लेकिन सर जिस पे ना झुक पाए, देखिए, सर जिस पे ना झुक पाए उसे दर नहीं कहते। जी, कितनी बड़ी बात। बिल्कुल, सर बिल्कुल। सर जिस पे ना झुक पाए उसे दर नहीं कहते, और हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। क्या बात है, क्या बात है इरशाद, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। ये अब बताइए, गजलों का चुनाव करना कितनी कितनी बड़ी बात। और आज हम देखते हैं कि आपके सगे दोस्त, आपके अपने लोग ही आपको कदम कदम पे आपको झटका देते हैं, धोखा देते हैं। तो वो उन्होंने आम आदमी के मसले उठाते हुए तब उन्होंने लिखा है कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम निकल सको तो चलो, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के तुम संभल सको तो चलो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। मुझे लगता है कि बताइए, 2 घंटा 3 घंटा भी बात करने के लिए कम पड़ सकते हैं। आप मैं कह रहा हूँ कि आपको तो मैं मतलब
7-8 घंटे का शो आप रिकॉर्ड कर सकती हैं, लेकिन जी, अब हमारे दर्शक भी उबेंगे। लेकिन मैं आखिरी एक बात मैं कहूँगा कि आजकल का जो माहौल है, हुँ, हुँ, आज जिस तरह से देश में सांप्रदायिकता का उभार है, जी, ऐसे में जगजीत ने जिन गज़लों का चुनाव किया, जी, वो बहुत अद्भुत गज़लें हैं कुछ तो उनकी, जिससे हुँ, मतलब हमारे इस देश के लिए जो मौजूदा जो कालखंड है, इसमें बहुत ज़रूरी है। एक हुँ, हुँ, शाहिद कबीर की एक रचना है, मैं जी, ना हिंदू ना मुसलमान, हुँ, मुझे जीने दो, दोस्ती है मेरा ईमान, मुझे जीने दो। क्या तो बात! उन्होंने कहा है, मेरे मेरे को अपने इंटरव्यू में एक कहा था उन्होंने हुँ, कि हुँ, देखिए मैं तो गुरुद्वारे भी जाता हूँ, मैं मस्जिदों में भी मत्था टेकता हूँ, मंदिरों में भी जाता हूँ और गिरजे में भी जाता हूँ, जी, क्योंकि मेरा मेरा धर्म, ईमान, असली धर्म जो है, हुँ, वो इंसानियत का धर्म है। जी, बिल्कुल, और एक देखिए, एक एक आखिरी मैं आपको बता कर के फिर अपनी बात खत्म करूँगा जी, कि एक बीता कोविड का दौर था, तब मुझे वो बहुत गज़ल याद आती थी। लोगों के आमदनी कम हो गई, रोज़गार कम हो गया, हैं? हाथ के लिए पैसे, परिवार पालने के लिए पैसे नहीं थे। तब, और हालाँकि उन्होंने लिखी थी कि अ, वो रुलाकर, देखिए हुँ, शब्दों का गौर से, जी, वो रुलाकर हँस न पाया देर तक, हुँ, वो रुलाकर हँस न पाया देर तक, जब मैं रोकर मुस्कुराया देर तक। भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए माँ ने फिर पानी पकाया देर तक। क्या बात है! बिल्कुल भावुक कर दें और उसी तरीके ये की ये गज़लें कौन 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 गाता है? एक हम ही थे कि बिक गए खुद ही, हुँ, वरना दुनिया ने दोस्ती बेची, हुँ, कभी आँसू, कभी खुशी बेची, हम हुँ, गरीबों ने बेकसी बेची। क्या बात है! क्या बात है! ऐसी गज़लों का चुनाव करने वाला कौन है? हुँ, जगजीत हुँ, के बाद दूसरा नाम नहीं। जी, बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जब तक भारत में गज़लों का हुँ, कोई ये सिलसिला रहेगा, तब तक जगजीत के स्थान पर कोई पहुँच नहीं पाएगा। हुँ, एक एक खलील धनतेजवी की गज़ल के साथ मैं अपनी बात खत्म कर दूँगा, क्योंकि जी, मैं लगातार याद आते जा रहे हैं, कब तक याद हुँ, हुँ, अब मैं राशन की कतारों में नज़र आता हूँ, अपने जी, खेतों से बिछड़ने की सज़ा पाता हूँ, इतनी महँगाई की बाज़ार से कुछ लाता हूँ, अपने हुँ। बच्चों में उसे बाँट कर शर्माता हूँ। आप बोल भी रहे हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं बहुत मर्म स्थान पर असर करे उस तरीके की चीज़ें हैं और मुझे लग रहा है कि बहुत कम है ये समय जिस पर ये सारी बातें हो सके, लेकिन समय की मर्यादा तो है ही, लेकिन किताब जो है उसमें सारी चीज़ों को काफ़ी बारीकी से राजेश जी ने लिखा है और प्रसिद्ध पत्रकार और फ़िल्मकार राजेश बादल जी की ये जो पुस्तक है, कहाँ तुम चले गए दास्तान-ए-जगजीत, असल में जगजीत सिंह को नज़दीक से जानने का एक शानदार दस्तावेज तैयार किया गया है और राजेश जी मैं बहुत-बहुत बधाई देती हूँ, सालों पहले आपने इस पुस्तक को निकाला है, लेकिन आज भी मुझे लगता है जब भी कोई भी इसे पढ़ेगा, तो बेहद खुश और अंदर से बहुत एक सुकून-सा महसूस करेगा, शायद ज़िंदगी के थोड़ा-सा और करीब हो जाएगा। सही कह रही हूँ मैं? आप ठीक कह रही हैं, हुँ, क्योंकि इस किताब में जगजीत का वो रूप है, हुँ, जिसे जगजीत को सुनने वाले, जगजीत के संगीत को जानने वाले बिल्कुल नहीं जानते। जी, इस किताब के ज़रिए जो भोपाल के मंजुल पब्लिकेशन ने छापी है, अमेज़न पर, फ्लिपकार्ट पर, सब जगह उपलब्ध है और भारी डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। ये किताब बताती है कि यूँ ही कोई रातों-रात जगजीत नहीं बन जाता। जी, जगजीत बनने के लिए बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती, हुँ, हुँ, और उन कुर्बानियों का ज़िक्र इस किताब में है। जी, तो मुझे लगता है कि आपके दर्शकों को और इस किताब के पाठकों को, जो हिंदुस्तान में पहली बार इस तरह से जीवनी आई है हुँ, जगजीत की, पसंद आएगी। और जी, जी। पसंद आए तो फिर मैं आपको अगर प्रतिक्रिया मिले तो बताइएगा, मैं तो समझूंगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई।
आप अगर गजल प्रेमी हैं तो आपको ये किताब अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि गजल को बहुत नजदीकी से इसमें कहीं ना कहीं आलेखित किया गया है। यकीन से ये मैं कह सकती हूँ कि ये किताब पढ़ने के बाद आपको यकीनन जगजीत सिंह से और गजलों से कुछ और प्यार हो जाएगा। यही इस किताब और लेखक की सफलता मैं मानती हूँ। लेखक जो है वो राजेश बादल जी खुद है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और दिल से आपकी बातें हमारे साथ साझा की। धन्यवाद मयूरिका जी, मैं आपका और वीएनएम चैनल का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज की जब जब न्यूज चैनल जिस तरह से अपनी विश्वसनीयता हो रहे हैं और वैकल्पिक मीडिया अपना स्थान बना रहा है, ऐसे में तमाम इन संवेदनाओं के लिए, मतलब आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, इन सब के लिए एक जगह निकाली, एक कोना सुरक्षित रखा है और जी यकीनन आपके दर्शकों को ये बहुत पसंद आएगा। जी सर, कला की नगरी कहा जाता है हमारे वडोदरा शहर को, गुजरात के वडोदरा शहर को, और हर आर्टिस्ट को यहाँ तवज्जो मिलती ही है। और जगजीत सिंह जी तो खैर बहुत बड़े कलाकार थे। हम अपने आप को महसूस कर रहे हैं गौरवान्वित कि आज हमारे यहाँ जो बात हुई है वो जगजीत सिंह जी पर हुई। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार, फिल्मकार और साथ ही लेखक राजेश बादल जी, जिन्होंने जगजीत सिंह पर एक शानदार किताब लिखी है। आप भी जरूर इसे पढ़िए और वीएनएम भी जरूर देखते रहें, क्योंकि वीएनएम पर हम आपको देश दुनिया शहर जिलों की खबरें तो दिखाते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातों पर भी हम लगातार बात और चर्चा करते हैं जो आप सबके लिए जानना बेहद जरूरी है। वीएनएम का यूट्यूब चैनल है जिसे आप सब्सक्राइब वैसे कर ही चुके होंगे, अगर नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। मुझे लग रहा है ये बातें हर किसी के लिए जानना और समझना जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।